नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज 30 सितंबर 2025 यानी कि 30 सितंबर 2025। और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी न्यूज हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए। तो चलिए उन्हीं का एज यूजुअल हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है? 30 सितंबर 2025। पहली न्यूज आपने पढ़ी होगी, नेतन्याहू सपोर्ट्स 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान क्लेम्स ट्रंप। अब देखो, ये एक ऐसी न्यूज है जो बेसिकली पिछले 3 साल से चली आ रही है ना। क्या है? तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि ये आपका मैप, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा पार्ट है जिसे हमने कहा गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये पूरा रीजन क्या है? इजराइल। ये बचा हुआ क्या है? वेस्ट बैंक। यहाँ पर डेड सी है, ये आपका जॉर्डन है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, ठीक है। और यहाँ पर इजराइल ने कैप्चर कर रखा है किसे? तो इसको क्या कहा गया? गोलन हाइट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में इधर आपका इजिप्ट बना हुआ है, इधर आपका मेडिटेरियन सी है, वो आपका जॉर्डन, कुछ ऐसा मैप बना हुआ है। अब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये पहले किसी जमाने में पूरा क्या हुआ करता था? पैलेस्टाइन हुआ करता था, ठीक है। जस्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे आज क्या हुआ है। और इस पैलेस्टाइन में यहाँ पर एक छोटा सा रीजन बनाया गया जिसका नाम रखा गया इजराइल। और इजराइल वाज फॉर्म्ड इन 1948 में बना। और इजराइल में कौन से रिलीजन के लोग आ गए? जूस, ठीक है, यहूदी आ गए। यहाँ कौन रहते थे? मुस्लिम्स रहते थे। इनका बहुत टाइम से, सदियों से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। इनके रिलीजियस टेक्स्ट जो बुक है उनके अंदर लिखा हुआ था कि जो पैलेस्टाइन है इट वाज नेम्ड एज कैनान एंड इट वाज प्रोमिस्ड टू बी गिवन टू कौन? जो आपका यहूदियों के जो भगवान है, यानी कि जो जेदा है बेसिकली, है ना, उनको देने की वादा किया गया था, आइजैक को। लेकिन दिया किसको गया? इस्माइल को। इस्माइल के बच्चे आगे चल के मुस्लिम्स, यानी मुस्लिम रिलीजन वहीं से बनता है। तो वो चाहते हैं कि हम इसे रिक्लेम कर ले, वापस से क्लेम कर ले। तो इनको बीच में कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका जीत जाता है, अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, तो अमेरिका क्या करता है? इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में किसको एस्टेब्लिश करवा देता है? इजराइल को, जिसमें दुनिया भर के सारे यहूदी लोग आकर बस जाते हैं। और जब यहाँ पर बसते हैं तो अगल बगल के जो ये मुस्लिम कंट्री हैं ये नाराज हो जाते हैं और ये इन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और पहले ही साल से इनका हो जाता है फर्स्ट अरब वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो कि कब हुआ था? 1948। बट आप देखोगे कि इजराइल छोटा सा देश था ना, उसके बाद भी इसने क्या किया? सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज थे उनको हरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो इजराइल है उसके पास किसका सपोर्ट है? यूएसए का, है ना। और उस समय यूएसए एंड यूएसएसआर क्या हुआ करती थी? सुपर पावर हुआ करती थी। तो यूएसए के सपोर्ट से वो जीत रहा था। आज भी तो यही हो रहा है। आज का जो टॉपिक है उसमें यही तो है कि इजराइल और हमास एक तरफ लड़े पड़े हैं। और हमास क्या है? पैलेस्टाइन का एक ग्रुप है जो वहां लीड कर रहा है। तो आज की न्यूज में यही है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि भाई इजराइल जो है ना वो पीस करना चाहता है, सडन, यानी कि एकदम से सीज फायर कर देगा वो। लेकिन उसके 20 पॉइंट है जो हमास को मानने होंगे। और हमास जो है वो अपने सारे हथियार सरेंडर कर देगा, सारे हथियार जमा करा देगा और वो उसके गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन पे शर्त होती है तो आपका नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू आज ही के दिन क्या कर देगा? सीज फायर अनाउंस कर देगा तुरंत। समझ गए? लेकिन क्या हमास रेडी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो अपने हथियार सरेंडर करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि हो सकता है हमास ने जिन इजरायलियों को बंदी बना रखा और उसने उन्हें मार दिया हो, और ये बात पता चली हो जो हॉस्टाइल बने थे उनको मार दिया हो। और अगर ये बात पता चली इजराइल को तो इजराइल उन्हें मारेगा। और अगर उन्होंने हथियार ही सरेंडर कर दिए तो डेफिनेटली वो तो मारे जाएंगे। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं लग रहा है। फिर आप सोचोगे सर ट्रंप साहब क्यों बीच में आ रहे हैं? तो ट्रंप का कॉन्फ्लिक्ट ये समझना, ट्रंप क्यों बीच में चला जाता है। देखो,
समझ गए ना। ये वाली चीज हमने काफी बार पढ़ रखी है कि यूट्यूब पे वीडियो भी मैंने कई बार आपको रेफरेंस भी दिया है, आप देख सकते हो। ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थे, अब्राहम अकॉर्ड क्या थे, कितनी बार वो आपस में लड़े हैं, 10 बार लड़ चुके हैं, अभी तक लड़ाई कंटिन्यू चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जस्ट इसी के पैरेलल अच्छा, इसमें आपने पढ़ा होगा 6 डे वॉर हुआ था 1967, इजराइल जीत गया था, 4 मुस्लिम कंट्री थे, फिर सारे भागे किसके पास, यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर ने एक सॉल्यूशन दिया कि जाओ तेल बंद कर दो, किसका, अमेरिका का, इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। तब अमेरिका में आ गए 1973 में ऑयल क्राइसिस, और उनको टैकल करने के लिए अमेरिका ने क्या बना दिया, 1975 G7 की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं काफी बार, ठीक है। हम आज के टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ है। तो आज ये हुआ है कि जो आपका जो ट्रम्प साहब है ना, देखो वो ध्यान समझना, मैंने कहा कि ये आपका रशिया है और रशिया की लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, और अभी तक कोई भी निर्णायक बात नहीं निकली है, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं आया है, जस्ट कंटिन्यू लड़ाई चली आ रही है। बस ये है कि यूक्रेन के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स की डील लेकर कौन बैठ गया है, यूएस से। और वो डील कहां पर हुई, तो आप जानते हो डनाइपर रिवर, और डनाइपर रिवर के इस तरफ वाला पूरा रीजन रशिया लेके बैठा है। तो बस यूक्रेन को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है कि अगर वो मुझ पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली यूएसए विल सपोर्ट मी या विल प्रोटेक्ट मी, ऐसा वो सोचा है। बट ये सर्टेन नहीं है, वो पुतिन है, अगर वो ट्रंप है तो वो पुतिन है, वो कुछ भी करेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा वो। तो ट्रंप चाहता है कि इस एक तरफ रशिया यूएसएसआर बनाने के चक्कर में है, ठीक है, एक तरफ रशिया RIC, रशिया इंडिया चाइना स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये ब्लॉक, एक तरफ ब्रिक्स एक अलग ही करेंसी को बनाने की बातें करता रहता है, एक तरफ ये लोग SCO, हमने काफी बार पढ़ा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये उसके पीछे पड़े हैं हाथ धो के। तो ये सारे के सारे अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो यूएसए है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और जब अकेला महसूस कर रहा है तो उसके साथ उसका एक ग्रुप है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949। ये सारे ग्रुपिंग की फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब आप एग्जाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हो, समझ गए। अब मैंने कहा कि नाराज हो जाएगा, तो ये चाहता है देखो, इसकी किस किस से लड़ाई है, इसकी रशिया से लड़ाई है, तो ये यूक्रेन को बचाने का नाटक करता है, ढोंग करता है, बचाना नहीं चाहता है, ठीक है। इसकी चाइना से भी लड़ाई है, तो आज के टाइम पर इसके पास सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना वो चाइना है, बिकॉज ड्रैगन इज राइजिंग, हम पढ़ते हैं, उसने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ वॉर खेल लिया, लेकिन वो चाइना से डरता है अभी भी, चाइना के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता है जल्दी से। क्यों नहीं करता है, क्योंकि चाइना उसे खा जाएगा। 87% से ज्यादा आपके जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सारा चाइना लेके बैठा है, तो डेफिनेटली ट्रंप को इस बात का डर है, तो वो चाइना से लड़े, वो रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया से लड़े, या वो इंडिया को RIC में जाने से रोके, और उधर वो इजराइल की हेल्प करे, किसमें, आपके मुस्लिम कंट्रीज के साथ लड़ने में। जैसे कल परसों पाकिस्तान जैसे देश कह रहे थे कि ठीक है हम मुस्लिमों देशों का एक नेटो बना लेते हैं कि कोई मुसलमानों पे अटैक करेगा, अटैक हम पे माना जाएगा। उधर ईरान है जो पीछे पड़ा हुआ है कि जिस दिन मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया उसी दिन इजराइल और अमेरिका दोनों पे छोड़ दूंगा, ऐसा ना करे तो कभी उस पर B2 बॉम्बर्स फेंकने पड़ते हैं, कभी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करना पड़ता है, कभी ऑपरेशन राइजिंग लोइन करना पड़ता है इन लोगों को, तो बहुत सारे थ्रेट है। तो ट्रंप चाह रहा है कि धीरे धीरे सारे सेटलमेंट हो जाए। तो ट्रंप ने कहा बीच में मीडिएटर बन के कि नेतन्याहू तुरंत सीज फायर कर देगा, बस उसकी 20 बातें हैं। अगर वो 20 बातें कौन मान ले, आपका हमास मान ले। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप ही तो है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, ठीक है, हाउदी यमन में है, हमास पैलेस्टाइन में, बट क्या एक्चुअल में ये इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं, दीज आर प्रॉक्सी ग्रुप्स ऑफ ईरान। तो एक तरफ वो ईरान से भी लड़ रहा है, एक तरफ इन प्रॉक्सी से भी लड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इजराइल थोड़ी लड़ रहा है, अमेरिका के सपोर्ट से तो लड़ रहा है। तो अमेरिका हर जगह एंगेज है। तो अमेरिका चाहता है कि मेरा मेन थ्रेट चाइना है, फिर मेरा दूसरा थ्रेट है कि कहीं RIC ना बन जाए, फिर मेरा तीसरा थ्रेट है कि कहीं ब्रिक्स ना बन जाए, फिर मेरा चौथा थ्रेट है कि कहीं SCO ज्यादा आगे ना चला जाए। तो उसके पहले क्या करूं, मैं मिडल ईस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दूं। बस उसी पॉलिसी का पार्ट है कि इन लोगों ने कहा कि हम क्या करते हैं
डील कर लेते हैं। द डील वुड डिमांड हमास मिलिटेंट्स फुली डिसआर्म एंड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्यूचर, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट। कभी वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। However, those who agreed to peaceful coexistence would be given amnesty, ठीक है, उनको शांति से रहने दिया जाएगा। Following Israeli withdrawal, the borders would be open to aid and investment, है ना, दूसरे जो लोग मदद करना चाहते हैं वो आए और वहां पर मदद करें। तो जस्ट एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, जस्ट एक डील भी हो सकती है। जो भी होगा हम पढ़ लेंगे। मैंने जो जो पॉइंट बोले हैं, ठीक है, एससीओ के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, हमास के बारे में, पैलेस्टाइन के बारे में, ओस्लो अकॉर्ड के बारे में, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, जितनी उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, 6 डे वॉर, है ना, G7, हर चीज़ हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको आती भी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे लिख देना, हम उसको दूसरे टाइम पे किसी दूसरी न्यूज़ के साथ अलाइन करके मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चले आगे। जस्ट वही न्यूज़ है ट्रम्प साहब की चली आ रही है, ठीक है, वही सारी बातें, ये सारे कंट्रीज, इनकी नेबरिंग कंट्री, इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, सब तुम्हें पता होनी चाहिए फॉर योर एग्जाम रेफरेंस या रेफरेंस, जो भी है, ठीक है, याद रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। 2 रेलवे लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान। देखो इधर मोदी जी हैं और इधर हमारे भूटान के, ठीक है। अब हुआ क्या कि इंडिया चाह रहा है कि भूटान से रेलवे लाइन बिछे वो भारत आए, और डेफिनेटली जब रेलवे लाइन भारत आएगी तो भूटान भी अलग कंट्री से, बिकॉज भूटान इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री, है ना, वो किसी समुद्र से सीमा नहीं लगाता है, बाउंड्री नहीं लगाता है, तो वो भी ट्रेड कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है वो वेस्ट आपके बांग्लादेश से भी ट्रेड करे, हो सकता है कि वो बंगाल के थ्रू ओशियन का एक्सेस पा जाए और दूसरे देशों से भी ट्रेड करे। तो इस बात के लिए हमने क्या किया, भूटान के साथ रेल शुरू कर दी है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें पता होगा कि भूटान में पेट्रोल के रेट बड़े कम है, जबकि भूटान खरीदता कहां से है, भारत से खरीदता है। चलो मैं देखता हूं कौन कौन के क्या क्या राय है, बताना। भूटान में प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल और डीजल या जो फ्यूल है उसका प्राइसेस क्यों कम है, भारत में क्यों ज्यादा है, जबकि भूटान खरीदता भारत से है। देखते हैं किसके आंसर सही होंगे। अगर 3-4 आंसर अच्छे आते हैं तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, कि कौन सही था। समझ गए। आ जाते हैं इसमें। मेरा पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्यों इंडिया इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों हम वहां पर ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना जिस दिन चाहे भारत को कैप्चर कर सकता है, अगर भूटान के उसके पास चला जाए। तिब्बत तो गया, तो भूटान उसके पास ना जाए इसलिए हमने क्या करते हैं, भूटान से मिलते हैं, हम भूटान को पैसा देते हैं, मोदी जी वहां जाते हैं, वो हमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, है ना। हम वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम वहां पर किसको बचाना चाहते हैं? तो आपने सुना होगा कि ये मेरा इंडिया है और यहाँ पर मेरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट, और इस नॉर्थ ईस्ट को इस रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने वाला एक रास्ता है जिसको क्या कहते हैं, चिकन्स कॉरिडोर, या सॉरी चिकन्स नेक कहते हैं, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब सोचो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में लगभग 18-20 किलोमीटर विड्थ का एक रास्ता है, ठीक है, जिसमें से एक नेशनल हाईवे पास करता है। बताना कौन सा नेशनल हाईवे है, हमने काफी बार पढ़ा है। वो वहां से कनेक्ट कर रहा है। जिस दिन चाइना उसे ब्लॉक कर देगा, नॉर्थ ईस्ट गया तुम्हारे हाथ से। नीचे कौन है इधर, तो इधर बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो पहले ही कह चुका है कि चाइना कैन कंसीडर बांग्लादेश as its extended arm in Indian Ocean. We are the guardians of the ocean. कौन सा ओशियन? इंडियन ओशियन। जब कहोगे चाइना, हम तोड़ देंगे बीच में सिलीगुड़ी और तुम्हें एक्सेस दे देंगे इंडियन ओशियन का। क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन का एक्सेस पा गया तो डेफिनेटली उसको साउथ चाइना सी में इतने सारे आसियान देशों से थोड़ी लड़ना पड़ेगा, उसके लिए इजी हो जाएगा एक्सेस। तो बांग्लादेश उसके चक्कर में आ चुका है, जैसे मालदीव आया था एक बार, फिर उसको रोना पड़ा था। डेफिनेटली ये भी आ चुका है। लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि भूटान भी वहां चला जाए, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, भूटान से रिश्ते अच्छे कर दिए। हमने उनको पैसा दिया, हम उनको बहुत सारी हेल्प करते हैं। उन्हीं का एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्या है? These two projects are part of the first set of rail connectivity projects between India and Bhutan. पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री अनाउंस्ड एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी की बातें लिखी हैं जस्ट समझने के लिए, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
for these projects was signed during the Prime Minister Narendra Modi's visit to Bhutan in March 2024, जब उनको क्या दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रूक गाइलेपो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गाइलेपो इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द भूटान, सिमिलर हमारा भारत रत्न की तरह। ठीक है, अगला, एंड ए फॉर्मल एग्रीमेंट वाज साइंड हियर ऑन द ओकेजन ऑफ द भूटानीज फॉरेन सेक्रेटरीज विजिट टू न्यू दिल्ली। मोस्ट ऑफ द एक्सिम ट्रेड ऑफ द भूटान इज थ्रू इंडियन पोर्ट्स। याद रखना, भारत भूटान का सबसे बड़ा क्या है, ट्रेड पार्टनर है। हम सबसे ज्यादा, या भूटान सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ करता है, हमारे साथ करता है। तो हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। ठीक है, और इससे लगभग जो भूटान है उसको क्या मिल जाएगा, द मिनिस्टर सेड द 2 रेल लिंक्स वुड प्रोवाइड भूटान एक्सेस टू 1,50,000 किलोमीटर ऑफ द इंडियन रेलवेज नेटवर्क, while the Kokraz Galepu rail link would be developed over the next 4 years. The Baranhat Samatsya line would be constructed over a period of 3 years. तो 2 बनाई जाएंगी, कौन कौन सी, तो वही एक आपका कोकराझार गेलेपू, नाम याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्चुअल डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और दूसरा आपका 3 साल के पीरियड में बना लिया जाएगा। द रेलवे लाइन्स वुड बी डिजाइंड फॉर द रनिंग वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन चलेंगी वहां पे, और कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट फैक्चुअल डाटा है। This will provide a lot of economic benefits to the people in terms of tourism, industrial growth, people to people movement, ना वही सब बातें, और ये सब होगा। The government of India has pledged 7,10,000 crore in development assistance to Bhutan for its 13th 5-year plan running from 2024 to 2029। ठीक है, तो लगभग उससे ये 7 नहीं है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहां पे दिया गया था। लास्ट में मोदी जी अनाउंस करके आए थे। बांग्लादेश बॉर्डर में जो धुबरी है, धुबरी टू सादिया स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम वाज डिक्लेयर्ड एनडब्ल्यू अंडर द नेशनल वाटर एक्ट 1988। याद रखना, हम उसको वाटरवेज का भी एक्सेस दे रहे हैं। क्या होते हैं इनलैंड वाटरवेज, तो याद रखना नदियों के अंदर टूरिज्म या ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इनलैंड वाटरवेज बने होते हैं। जैसे मेरे यहाँ से मान लो गंगा नदी जा रही है, मैं इसमें बैठा, मैंने कंटेनर रखे, मैं लेकर गया, यही गंगा नदी घूमते घूमते जा रही है मान लो कोटपुतली होते हुए, तो मैंने कोटपुतली के अंदर सामान को अनलोड किया, वापस से सामान भरा, और मैं ऐसे नदी के थ्रू क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूं। तो इसे हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं ना, जैसे ओशियंस में होता है। सबसे पहला कौन सा बना था, तो सबसे पहला बना था गंगा आपका इनलैंड वाटरवेज सिस्टम। ठीक है, अब बताना मुझे, अच्छा हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैं ही बता देता हूं, कोपली रिवर। कोपली रिवर अभी रिसेंटली ज्वाइन किया गया उसके अंदर, जिसमें इनलैंड वाटरवेज स्टार्ट किया गया। ठीक है, हमने पढ़ा भी था पिछले हैंडआउट के अंदर, आई थिंक अगस्त की न्यूज होगी, है ना। तो वही सब कर रहे हैं हम, उसको भी बांग्लादेश में इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका भूटान का मैप है, ये आपका भूटान है, ग्रेट हिमालयन रेंज। ठीक है, ठीक है, वो सब जस्ट स्ट्रक्चर बनी हुई। थिम्पू इज द कैपिटल, है ना, आप जानते ही हो। ठीक है, इधर आपका डोकलाम प्लेटू है, जहाँ पे हमारा चाइना के साथ डोकलाम इशू बना हुआ था। ठीक है, वो सब बातें हम जानते हैं। और यहाँ से कौन सा पास है, नाथुला पास। नाथुला पास से हम यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। पास वो होता है जो पहाड़ों के बीच में 2 प्लेन एरियाज को कनेक्ट करता है, जैसे खारतुंगला जम्मू कश्मीर में है, जोजिला, बुर्जिला, ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख। ठीक है, आपका ये हो गया कौन सा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा ये, और नाथुला, है ना, सिपकिला, है ना, बुर्जिला, बहुत सारे पासेस बने हुए हैं, हिमालयस में पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, जैसे भोर घाट, मोर घाट, पाल घाट, धाल घाट, ये वेस्टर्न घाट के होते हैं। ईस्टर्न घाट में हमें नहीं मिलते हैं पासेस। ठीक है, Inland Waterways Authority of India Act 1985 led to the formation of Inland Waterways Authority of India in 1986 Act, और ये दोनों याद रखना। Inland Waterways Authority of India is an autonomous organization responsible for the development, maintenance and the regulations of NWs। तो हम वहाँ पर NWs भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं बना सकते हैं, तो हम कहाँ बनाए हैं, हम बनाए हैं किसके अंदर, आपके बांग्लादेश के अंदर। तो वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। बताना मुझे व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी क्या है। ठीक है, आपको एटलीस्ट आपके पड़ोसी देशों की तो करेंसी, उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ट्राइंग टू एविक्ट ट्राइबल पीपल टू हैंड ओवर लैंड टू कॉर्पोरेट्स, डी राजा। ठीक है, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जो हमारी भारत सरकार है एक्चुअल में क्या कर रही है, जो जमीन है वो किसे दे रही है, बिजनेसमैन लोगों को दे रही है। ठीक है, और जो कौन सी जमीन दी जा रही है, ट्राइबल लैंड दी जा रही है।
देखो एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता रहता है। कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था कि जो राधा स्वामी सत्संग व्यास था उसको इलीगल तरीके से फॉरेस्ट जमीन दे दी जाती है और वो वहाँ सत्संग बना लेते हैं, सत्संग हाउस जो भी है। तो एक्चुअल में कोई और भी तो जमीन दे सकते थे, वहाँ पेड़ काटे तुमने ना, डिफोरेस्टेशन किया, ट्राइबल लोगों को नुकसान किया, वाइल्ड लाइफ को नुकसान किया। सिमिलर यहाँ पर है, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, किसकी बात हो रही है, ट्राइब्स की। और ट्राइब्स मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मोदी जी मणिपुर भी गए थे, तो मणिपुर का इशू 2 साल पुराना था, लेकिन डेफिनेटली मोदी जी जाके आ चुके हैं, सबसे मिल के आए हैं, हाथ मिला के भी आए हैं, सबसे प्यार से मिल के आए हैं। तो डेफिनेटली आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है 2 साल पुराना मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाए, तो कुछ नहीं करना, जाना यूट्यूब पे डालना मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट बाय क्लैट पेप एजुकेशन, आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, पूरा इशू आपको मिल जाएगा। उसमें भी हमने पूरे के पूरे ट्राइब्स पढ़े हैं। थोड़ा सा ट्राइब्स में आपको यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि ट्राइब्स बहुत ज्यादा न्यूज में है। कुकी मेतई वहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। आज ही के न्यूज़पेपर में एक डाटा निकल के आया कि सबसे ज्यादा क्राइम जो हुआ है 2022 के कंपेयर में आज के साल में, तो वो एसटी के लोगों के साथ हुआ है। ये हमारे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डाटा भी है, ये भी आपके न्यूज़पेपर में कल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आज का डाटा है, समझ गए क्या होती हैं ट्राइब्स, क्या नहीं होती हैं। तो आप जानते हो पूरे भारत के ट्राइब्स को 5th शेड्यूल में डाला गया, लेकिन 6th शेड्यूल में कौन है, तो वो भी हमने पढ़ा था, सोनम वांगचुक वाली न्यूज, ATMM। लेकिन वो स्पेशल कैटेगरी है, तो हम यहाँ पर 5th शेड्यूल को ही पढ़ते हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत में टोटल 705 क्या थे, ट्राइब्स थे, जो कि अब डेफिनेटली बढ़ चुके होंगे क्योंकि सेंसस हुआ नहीं इस बार, हमें डाटा पता नहीं ऑफिशियल, ठीक है। 6th शेड्यूल में ATMM की बात होती है, आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करता है, DPSP करो तो करो, ना करो तो ना करो। क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट्स एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ द एसटीज। तो कौन सा आर्टिकल है, 46। जस्ट आप फैक्चुअल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, और हमने पढ़ रखी है DPSP पॉलिटिक में अंदर, ठीक है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर एसटी। अगर मैं कह दूं आर्टिकल 338 का बी, ठीक है, तो ये किसके लिए बना हुआ है आपका, उस किसके लिए, ओबीसी के लिए। और 338 किसके लिए है, तो एससी के लिए बना हुआ है। तो 338 नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, और ये एसटी वाला, ठीक है। कमीशन फॉर वुमेन भी बना हुआ है, आपने इस पढ़ा होगा, है ना। पेसा एक्ट क्या कहता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज 1996 में आया था, जब पहली बार ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, है ना। 1993 में बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 ऑन 24th of April 1993 ग्राम पंचायत वाज गिवन द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसे बना दिया था। फिर उसके बाद हमने उस ग्राम पंचायत को कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था, आपके शेड्यूल्ड एरियाज तक, ताकि उन लोगों को भी रोड, बिजली, पानी, घर आदि मिल सके और उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने काफी बार पढ़ा है। और कहाँ पर पढ़ते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसमें जो ट्राइबल लोग हैं उन लोगों को ये कहा जा सकता है कि तुम कितनी जमीन पर खेती कर सकते हो, वहां से तुम माइनर प्रोड्यूस को बेचकर अपना पेट भर सकते हो, खाना खा सकते हो, ग्रेजिंग, फिशिंग राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, वही सब बातें हैं, भाषा अलग है बस, है ना। तो याद रख लेना। छोटा नागपुर, ठीक है, ये आपका CNT एक्ट कब आया था, 1908 में। इट अप्लाइज ओनली इन द झारखंड, वहां के ट्राइब्स के लिए अप्लाई होता है। इट रेस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। इस एक्ट के थ्रू आप छोटा नागपुर के अंदर, झारखंड के अंदर ट्राइबल की जमीन को नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकते हो, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं जानते, उन्हें कोई मतलब नहीं पॉलिटिक्स से, है ना। वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे वो हजारों सालों से रहते आए हैं, तो कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए, तो उनके लिए स्पेशल एक्ट बने हैं, स्पेशल राइट बने हैं। दैट इज वाई लद्दाख इज डिमांडिंग फॉर द शेड्यूल नंबर 6, समझ गए। और उसके आगे की कहानी आप जानते हो, सोनम वांगचुक जी जेल में है, ठीक है। संथाल, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है आज के दिन, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। वो क्या है आज के दिन, वो भी एक ट्राइबल वुमेन है। कहां से, संथाल ट्राइब से। और संथाल ट्राइब को बचाने के लिए भी एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं संथाल परगना टेंसी एक्ट 1949, SPT Act. It protects land rights of the Santhals in Jharkhand, bans transfer of land to the आउटसाइडर। आप वहां पर जहां पर संथाल ज्यादा रहते हैं वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते हो, ऐसा ही लद्दाख चाहता है, यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। लैंड एक्वासीजन एंड ट्राइब्स,
right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and the resettlement act 2013 में आया था, special safeguards for the scheduled tribes, consent required in the scheduled areas, resettlement in the same scheduled area, extra compensation for the ST families। अगर आपको वहां पर कुछ करना है, कुछ प्रोजेक्ट लगाना है, तो आपको ज्यादा पैसे देने होंगे, उनको उसी इलाके में कहीं आसपास रीसेटल करना होगा, देन आप उनको रिप्लेस कर सकते हो, वरना आप रिप्लेस नहीं करोगे। तो ये कुछ एक्ट हैं जो उनसे रिलेटेड है, जस्ट याद रख लेना, क्योंकि मणिपुर दोबारा न्यूज में आ चुका है, जो कि ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है। समझ गए? सिंपल सा याद रखना। तो सबसे ज्यादा ट्राइब कहां पाए जाते हैं? तो आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश, बिकॉज वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है। सबसे कम ट्राइब कहां मिलते हैं? हरियाणा और पंजाब, 0 ऑफिशियल ट्राइब्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है बीटर विक्ट्री, इंडियाज एटीट्यूड टू प्लेइंग स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान मेक्स नो सेंस। एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप जानते हो भारत जीत गया है ना, आपने देखा होगा भारत ने मैच जीत लिया है ना, ट्रॉफी जीत ली है, और उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रॉफी ली भी नहीं थी पाकिस्तान के, उसके हाथ से कौन था वो, है ना। तो डेफिनेटली बस यही बात हो रही है कि क्या मैच खेलना जरूरी था क्या? बस उसी के ऊपर आर्टिकल है। अब हम न्यूज चैनल तो है नहीं कि हम उस पर डिबेट करें, है ना, जस्ट पढ़ लेना, है ना, कि भाई ठीक था कि गलत था, तुम बेटर जानते हो, चलो बताना मुझे क्या सही था क्या गलत था। क्या हमारे यहाँ पर लोगों को जो मारा गया था टीआरएफ के थ्रू, द रेजिडेंस फ्रंट के थ्रू, या जो लश्कर तैयबा के थ्रू मारा गया था, क्या वो मैच खेलकर उसका बदला लेना, है ना। इवन हमारे बड़े बड़े नेताओं ने भी पोस्ट किया, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं ना, कि हमने मैच जीत लिया, हमने उन्हें धूल चटा दी, है ना। तो एक्चुअल में क्या ये सही है? ठीक है, तो जस्ट रीड इट एंड पास ऑन, वही सब बातें लिखी हैं। More women employed in the agriculture but half of them are unpaid। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, डेफिनेटली बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आप पढ़ना, इसे जरूर पढ़ना, मेरे कहने से इस आर्टिकल को पढ़ना। मैं इसका थीम समझा देता हूं तुम्हें। ठीक है, देखो मैंने कहा एक तरफ है मैन, एक तरफ है वुमेन, और आप समझते हो कि इनके बिना जीवन नहीं है ना। जितना काम आदमी करते हैं उससे कहीं ज्यादा काम औरतें करती हैं, आप इस बात को मानो या ना मानो। और हमारी जीडीपी का सबसे ज्यादा सोर्स जो आता है वो एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर इतना आसान नहीं है, आप जानते हो इस बात को ना, कभी करके देखना। अब सोचो वहां पर भी सबसे ज्यादा कौन एम्प्लॉयड है उस फील्ड में? महिलाएं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही हमेशा तुम्हें खेतों में कटाई करते मिलेंगे, बुआई करते मिलेंगे, नहीं, महिलाएं ज्यादा एम्प्लॉयड है। और जब महिलाएं ज्यादा एम्प्लॉयड हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर अनपेड, ये डाटा कह रहा है। तो वो जो इक्वेलिटी की बात करते हैं, जो समानता की बात करते हैं, वो तो हो ही नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? इसी बात को देखते हुए याद रखना, यूनाइटेड नेशंस, यूएन जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसने क्या किया इस बार 2025 चल रहा है, तो अगला कौन सा है? 2026। नेक्स्ट ईयर को किस नाम से मनाने के लिए कहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन इन फार्मिंग। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। जैसे 2023 हमने किस नाम से बनाया था? 2023 हमने बनाया था मिलेट्स के नाम से। उस साल हम लोगों ने मिलेट्स को बड़ा प्रमोट किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट ईयर विल बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन इन फार्मिंग। ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको स्टेटस देने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए हम ये सब करने वाले हैं। इस साल कौन सा है ये आप मुझे बताओगे कि बताओ 2025 यूनाइटेड नेशन में किस नाम से चलाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ रखा है मैंने, पहले पढ़ा रखा था, हिंदू में हमने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली आई होप आपको याद होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो बस वही डाटा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। Despite their growing presence on the farms, women's contribution remains systematically, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? By leveraging recent shifts in the trade and the technology, India has opportunity to unlock pathways that recognize women as equal partners in the agricultural transformation। तो वही सब डाटा है। क्या डाटा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। As a result, women's employment in the agriculture surged by 135% and they are now account for over 42% of the sector's workforce। देखो होता क्या है, कोई महिला बैंक में जाती है कि मुझे लोन चाहिए, है ना, नहीं देंगे, तो मतलब कि उनको उस नजर से देखा ही नहीं जाता है। इवन उनका भी रोल किसमें है? जीडीपी में। बस वही बातें हैं। नियरली हाफ ऑफ द वुमेन इन द एग्रीकल्चर आर अनपेड फैमिली वर्कर्स विद देयर नंबर्स जंपिंग 2.5 times फ्रॉम 23.6 million to 59.1 million in just 8
years. As a result, today 1 in 3 working women in India is unpaid. In states such as Bihar, Uttar Pradesh, more than 80% of the women workers are in agriculture and over half of them receives no wages. कई बार होता है ना कि जब कटाई का टाइम आता है, जब फसलों की कटाई का जैसे समय आएगा, तो जो पुअर स्टेट है ना, यूपी बिहार है ना, यहाँ से जो बहुत सारे माइग्रेंट आ जाते हैं और उनके साथ वुमेन भी होती है ना, ये सब तो देखा हुआ है हमने। और जब वो आ जाते हैं तो जो मेल लोग होते हैं वो काम करते हैं, तो फीमेल साथ में काम करने आ जाती है, तो जो ओनर होता है वो सोचता है अच्छा हुआ 3 की तनख्वाह में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो सोचो वो बेचारी महिला तो अनपेड ही रह गई ना, बस उसी की बात कर रहा है, समझ गए। और ये आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा अगर आप इन सब में चीजों को नोटिस किया होगा, ठीक है, वही चीज है। चलते नेक्स्ट, ब्रिजिंग द जनरेशन गैप, बहुत अच्छा टॉपिक है। कह रहे हैं कि द फ्रेज जनरेशन गैप इवोक्स इमेजेस ऑफ एन अनब्रिजेबल chasm, yet in India it has long been softened by the enduring ties of family and the tradition. At least 10% of the Indians are now above 60, ठीक है। A figure projected to rise to nearly 20% in 1 in 5 Indians by 2050, जो कि लगभग 20% हो जाएंगे। The implications go far beyond mere numbers. They touch upon questions of the identity, family construct, support system, and the lived experience of both young and the old. Over half of the elderly respondents, 54%, report negative feelings about aging, often rooted in a sense of invisibility. Technology, rather than serving as a bridge, frequently becomes another battleground. Children don't sit and talk anymore. They are always on their phones, is another sentiment frequently voiced by elders. While 78% of the youth assume elders lack interest in digital tools, 71% of the elders cite impatience and lack of support from the young in enabling them use digital tools as obstacles. तो देखो यही कह रहा है कि बूढ़ा आदमी जो है ना, वो अगर कुछ कहता है तो जवान आदमी को लगता है ये तो बेवकूफ है। वो उसे कहता है मोबाइल मत चलाया करो दिन भर, तो उसको लगता है बेवकूफ है। लेकिन जब 10 साल बाद उसे दिखना बंद हो जाएगा तब उसे याद आएगा कि नहीं दादाजी सही कहते थे। तो ये जो जनरेशन का गैप है ना, इसे कैसे कम किया जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो उस बाबा के पास है, दादा के पास है, उसको अगर वो बच्चा नहीं समझेगा तो देन उनके पास होने का सेंस क्या हो गया। तो अगर हमें एक अच्छा भारत बनाना है, अगर हमें एक अच्छा डेवलप्ड नेशन बनाना है 2047 तक, तो हमें इस जनरेशन गैप को खत्म करना होगा, है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है, कुछ चीजों के लिए तुम्हें अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, डेफिनेटली बैठना चाहिए। लेकिन बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं ना, वो बात छोड़ो, क्लासरूम में लगे रहते हैं, वो टीचर को नहीं सुनते, बड़ों को कहाँ सुनेंगे, वो बात की बात है, ठीक है। चलो छोड़ो, है ना। तो जस्ट उसी पे एक आर्टिकल है, जस्ट रीड इट एंड पास ऑन। फॉर द 47% ऑफ द एल्डर्स हु आइडेंटिफाई लोनलीनेस एज देयर चीफ बर्डन, फैमिली इज बोथ रिफ्यूज एंड द एंकर। वही सब बात है ना, और उनके बीच में फिर बातें नहीं हो पाती है। लॉयल्टी एंड लद्दाख, टॉक्स वाइल कीपिंग वांगचुक इन जेल विल लैक लेजिटिमेसी। ये आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है शेड्यूल 6, सोनम वांगचुक के ऊपर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। हमने AFSPA भी पढ़ा था, उसके साथ हमने NSA भी पढ़ा था, उसमें 12 मंथ तक आपको डिटेन किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी पढ़ा था। हम लोगों ने आर्टिकल 22 भी डिस्कस किया था, उसके 1, 2, 3 भी पोर्शन डिस्कस किए थे। हर चीज हम उस दिन पढ़ चुके हैं, और वो न्यूज अभी चलती रहेगी जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाते। कोई ना कोई उनके ऊपर आर्टिकल छापता रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने किसी ने कुछ छापा है और वो कह रहे हैं कि उनको जेल में रखना लॉयल्टी एंड लद्दाख। आपको पता है जब 2019 में जब आर्टिकल 370 हटी थी, उस समय जब जम्मू कश्मीर में से ये हटाया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तोड़ा गया था, तो सबसे ज्यादा खुश कौन थे पता है? लद्दाख के लोग खुश थे। दे वर वेरी हैप्पी। इवन सोनम वांगचुक जो था वो तो वन ऑफ द बिगेस्ट फैन था किसका? नरेंद्र मोदी जी का। उसकी पुरानी वीडियोस देखोगे तारीफ करता मिलेगा तुम्हें। लेकिन उनको प्रॉमिस किया गया कि हम तुम्हें शेड्यूल नंबर 6 दे देंगे, हम तुम्हें स्टेटहुड दे देंगे, बट नहीं दिया गया। अब वहां पर अगर यूनियन टेरिटरी रहेगी तो सेंटर मनमर्जी से वहां पर क्या करेगा? माइनिंग या जो भी अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो डेफिनेटली उनका कल्चर खत्म होगा। अभी हमने पढ़ा था ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे, दैट इज वाई दे आर अपोजिंग, ठीक है। और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो टॉपिक का नाम ही देख लो, लॉयल्टी एंड लद्दाख। तो आप समझ चुके हो, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो लास्ट वाला जो हमारा सेशन हुआ था, जस्ट वॉच इट, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। SSTC इज मोर देन ए डिप्लोमेटिक फ्रेज। व्हाट इज SSTC? तो लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। एंड ग्लोबल नॉर्थ वाज द ग्रुप ऑफ डेवलप्ड नेशंस, यानी कि पैसे वाले देश थे। ग्लोबल साउथ के अंदर आपके सारे डेवलपिंग नेशन थे, यानी कि थोड़े गरीब देश थे जो बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल साउथ को एक साथ मिलकर ग्लोबल नॉर्थ को क्या करना चाहिए? काउंटर करना चाहिए। दैट इज वाई आपका ब्रिक्स ब्राजील में हो रहा है, वहां पर मीटिंग भी हो रही थी, हम इसको पढ़ चुके हैं। वहीं से सिमिलरली कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज SSTC। व्हाट इज SSTC? तो नाम याद रखना, एवोल्यूशन ऑफ साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। क्या नाम है इसका? साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। और इसी के नाम पर रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन September 12 एज द UN डे फॉर साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। तो 12 सितंबर को आप क्या बनाते हो? आपका SSTC डे भी बनाते हो, ठीक है, जो कि UN इसे रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि ग्लोबल नॉर्थ से लड़ने के लिए हम साउथ साउथ के जो गरीब देश है ना, देखो ऐसा होता है, मान लो कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, आप उससे पूछो यार कैसे पैसा बनाए। एक ही है क्या, बहुत सारे पैसे वाले गरीब, कम पैसे वाले लोगों, गरीब लोगों, और आप ही आपस में बात कर रहे हो कि हम मिलकर कैसे पैसा बनाएं। बस इसी की बात हो रही है। हम नॉर्थ से बात नहीं करेंगे, हम आपस में मिलकर अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे। ऐसे मान लो तुम किसी टॉपर से पूछते हो कि यार हम इस बार टॉप कैसे करें, कैसे क्लैट में या यार वन आ जाए, रादर देन तुम अपनी क्लास में, अपने आसपास के, अपने एनवायरनमेंट में जो बच्चे तुम्हारे साथ हैं उनसे पूछो कि हमारी कमियां क्या है, हम किस सब्जेक्ट में लैक करते हैं। क्या हमें जीके नहीं आता? तो हम मिले एक बार बात करें, समझे उस चीज़ को। क्या हमें मैथ नहीं आता? हम मिले एक बार बात करें। क्या हमें रीजनिंग नहीं आती? हम मिले बात करें और हम अपनी सारी कमियों को दूर कर दें और हम AIR 1 पे पहुंच जाएं, जो भी हम टॉप कर जाएं, पास हो जाएं। तो कौन सा अच्छा है? तो आई थिंक दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर की स्ट्रेटजी अलग होती है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपनी ही स्ट्रेटजी को बेहतर कर लें, है ना, अच्छा बना लें, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। बस इसी को इसमें इंप्लीमेंट कर दो। हम ग्लोबल साउथ वाले नॉर्थ वालों से बात ना करके हम ग्लोबल साउथ में क्या कर लें, बातें कर लें और हम अपने आप को आगे ले जाएं, साउथ नॉर्थ को पीछे छोड़ दें। बस दैट इज SSTC, और कुछ नहीं है। एक लाइन में आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। Nowhere is this more evident than in the evolution of South-South and triangular cooperation recognized each, ये तो वही लाइन है ना, यहीं से बेसिकली। This date also marks the anniversary of the 1978 है ना ब्यूनस आयर्स प्लान्स ऑफ एक्शन BAPA जो उस दिन बनाया गया था, which laid the foundation for the technical cooperation among the developing nations. India's development journey embodies the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, and Vasudhaiva Kutumbakam का मतलब क्या होता है? The whole आपका जो वर्ल्ड इज आवर होम, यानी सब अपना घर है, तो पड़ोसी कोई नहीं है, पड़ोसी कोई नहीं है तो दुश्मनी नहीं होगा, तो मिलकर आगे बढ़ते हैं। वही सब बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, बस याद रखना SSTC होता क्या है। थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं इसमें। इंडिया लॉन्च्ड द इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, promoted its digital public infrastructure models such as आधार, आप जानते हो है ना, आधार को बढ़ाएंगे। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 डेवलप्ड बाय NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट वाज फॉर्म्ड इन 2008। UPI आया 2016 में। बहुत सारे दूसरे देशों में भी चलता है, बताना मुझे कितने फॉरेन कंट्रीज में चलता है। आई थिंक 10-12 में तो चलता ही होगा, है ना, देखना कौन कौन से हैं। टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन थ्रू सेवरल plurilateral platforms, ठीक है। India's productive partnership with the World Food Programme WFP, a UN agency, is a shining example of a joint development of innovations and solutions that unlock public investment and scale best practices across India. The theme for UN Day for the South-South Cooperation 2025 is New Opportunities and Innovation through SST. It captures the challenge before us. Real progress requires strong institutions, adequate financing and the courage to innovate. वही सब बातें हैं कि हमें मिलकर आगे बढ़ना, और कुछ नहीं है, just read it. It is observed, ठीक है, वही सब है। साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है, ग्लोबल साउथ एड्रेस कॉमन डेवलपमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बैंडुंग 1955। तो फैक्चुअल डाटा याद रखना, 1955 से इसको स्टार्ट किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961। आप जानते हो पंडित नेहरू ने उस समय बनाया था, ठीक है।
क्योंकि उस समय एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर, और जो बाइपोलराइजेशन हो रखा था, जो लोग एक तरफ यूएसए की तरफ, एक तरफ यूएसएसआर की तरफ, हम कहीं नहीं जाना चाहते थे, तो हमने क्या किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट बना लिया, ठीक है। एंड द क्रिएशन ऑफ द G77 1964, है ना, यहाँ पर G77 भी बना होता, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। द G77 मेनली प्रोमोटेड साउथ साउथ कोऑपरेशन इन द 1960s एंड 70s, और इंडिया चाहता है कि अभी दोबारा से इसको बढ़ाया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है एन एंटी टेरर रोल दैट डिफाइज लॉजिक, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड द 2008 मुंबई अटैक्स, आप जानते हो 2019 का पुलवामा देख लो, आप पहलगाम देख लो 22 अप्रैल वाला, आप उसके बाद आपका पुलवामा हो गया, आपका मुंबई अटैक हो गया, कितने भी अटैक देख लो, आप एक चीज कॉमन पाओगे, टीआरएफ चलो ठीक है, लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, कश्मीर टाइगर चलो ठीक है, जैसे मोहम्मद का ग्रुप है, ठीक है, मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना, काफी बार पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन आप एक चीज कॉमन पाओगे कि हर अटैक के अंदर किसने ओसामा बिन लादेन को शरण दे रखी थी जब उसने अमेरिका पे अटैक किया था, पाकिस्तान, और अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ही किसे मारा था, लादेन को मारा था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जब पहलगाम अटैक करवाया, पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप ने जब हमारे यहाँ पर पहलगाम अटैक कराया, उसके बाद भी पाकिस्तान को तुमने क्या कर दिया, जो टेरर ग्रुप है उसका क्या बना दिया, एंटी टेरर ग्रुप उसका हेड बना दिया। यानी कि तुमने बिल्ली को बैठा दिया है कि तुम इस दूध की रखवाली करो। ये तो सीन हो रहा है। आप देखोगे इंडिया ने इतने एफर्ट किए, इतने लोगों को भेजा विदेश में डेलीगेट्स बनाकर कि उसे आपका FATF, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो 1989 में बना था, उसके अंडर में ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हो। पाकिस्तान का वो कह रहा है कि हम सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिले, नोबेल पीस प्राइज मिले। तो क्या ये बात सही है, क्या नहीं है ना? फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया को सब पता है फिर भी दुनिया उसकी तरफ देखती नहीं है? क्यों हमें नजरअंदाज किया जा रहा है? बस उसी का डिस्कशन किया हुआ है। हर चीज में आपको पाकिस्तान मिलेगा। In June this year, in a decision that sparked disbelief, Pakistan was to lead two critical United Nations bodies, the Taliban Sanctions Committee of the United Nations Security Council and as the Vice Chair of the Counter-Terrorism Committee of the 15 Nation UN Body. तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान को ही ये बार बार उसका हेड बना देते हैं? अगर आपने देखा होगा 2025 में IMF, आपने देखा IMF एक होता है वर्ल्ड बैंक, एक क्या होता है आपका IMF। ये डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है। ये आपका 1944 में बना था, ये भी 1944 में बना था। इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में है, इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में। इसका हेड कौन है आज के दिन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। इसका आज के दिन प्रेसिडेंट कौन है आपका? तो अजय बंगा है। ये तो चलो बेसिक बातें हम जानते हैं, लेकिन इसने उस अटैक के बाद भी पाकिस्तान को फंड दिया। क्यों? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। These developments expose significant loopholes in the UN's foreign policy, questions about the UN's commitment to combating global terrorism। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि UN ही उसके साथ मिला हुआ है? क्यों उसकी बार बार हेल्प करते हैं? तो चलिए आप बताना अपनी राय कि ऐसा क्यों है, क्यों पाकिस्तान को इतना प्रमोट किया गया। इवन पाकिस्तान की तरफ से ये सीन हमें देखने को मिला। ठीक है, ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको कुछ कुछ बातें तो समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर ऑफिस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।